नमस्कार। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप देख पा रहे हो, आज हम अपना मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो बेसिक है दैट कंटेन्स वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर से मैं इसको स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का एक पर्पज़ ये है कि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स की बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, चाहे आप पढ़ रहे हो क्वांटम मैकेनिक्स, चाहे आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चाहे आप पढ़ रहे हो क्लासिकल मैकेनिक्स, चाहे कोई सा भी पार्ट, चाहे पढ़ रहे हो आप ऑप्टिक्स, इवन दो इनमें सभी में आपको वेक्टर्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। विदाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर अलजेब्रा यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स। दैट्स वाई मैंने पहला जो लेक्चर स्टार्ट किया है, वो पहला जो टॉपिक चूज़ किया है वो वेक्टर्स इसीलिए चूज़ किया है। ठीक है, इसमें हम वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस वो हम कंप्लीट करेंगे, मैथमेटिकल पार्ट में कंप्लीट करेंगे, दैट विल नॉट स्टॉप। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, वो टॉपिक्स ये होंगे। एक तो वेक्टर होते क्या हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, एंगल कैसे चूज करना है वेक्टर्स के बीच में, एंड जो आपके ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, और प्रोडक्ट्स। उसके बाद प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हम आज के लेक्चर में जो प्रोडक्ट पढ़ेंगे वो ओनली दो टाइप की प्रोडक्ट पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो आप लोगों को कंप्लीट है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने वेक्टर बोलना कब है। जब तक यही नहीं पता होगा कि ये मतलब हमारे काम की चीज़ है या नहीं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तब तक हम उस चीज़ को समझेंगे कैसे। तो पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए ना कि वेक्टर होते क्या हैं। भाई पढ़ के आ रहे हैं आज के लेक्चर में, तो वेक्टर की डेफिनेशन आप स्टार्टिंग से मान लो जब 11th में होते हो तो उस टाइम पे पढ़ लेते होते हो। वेक्टर मोशन इन प्लेन में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो आपने ये सुना होगा इसकी डेफिनेशन कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बट हो सकता है आपको थर्ड इसकी जो मेन क्राइटेरिया है वो ना पता हो। तो अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक स्केलर क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, एंड थर्ड इज योर टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो टेंसर वगैरह का डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे, स्केलर का भी डिस्कशन नहीं करूँगा। जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है कि भी हाँ 20 kg मास है, 30 kg मास है, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, 5 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, और अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ जैसे 2 मीटर लेंथ है, तो ये सारी इसको तुम मैग्नीट्यूड बता रहे हो, सिर्फ क्वांटिफाई कर रहे हो कि इतनी अमाउंट में वो चीज़ होगी। दोज आर स्केलर क्वांटिटीज, उसके बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की जरूरत नहीं होती। अब वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए मुझे मेनली तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट थिंग इज कि दिस फिजिकल क्वांटिटी मस्ट कंटेन ए मैग्नीट्यूड। इसका एक कोई मैग्नीट्यूड की वैल्यू होनी चाहिए, क्वांटिफाई तो कर पाए कम से कम इसको, तभी तो फिजिकल क्वांटिटी बताओगे, तो मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए। सेकंड थिंग, इट मस्ट हैव ए डायरेक्शन, डायरेक्शन होनी चाहिए। अब तुम ये तो नहीं बोलोगे कि नॉर्थ की तरफ तुम्हारा 30 kg मास है, साउथ की तरफ तुम्हारा 20 kg मास है। तो मास को अब ऐसे थोड़ी डिफाइन करते हैं। तो मास इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मास इज ए मास, चाहे वो 20 kg है, वो चाहे 30 kg है। यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन फॉर टेलिंग मास। सो मतलब वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, दो क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई होने चाहिए। जो थर्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो ये तीन पैरामीटर्स फॉलो करती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को तुम वेक्टर का नाम दे दोगे। अब एग्जाम्पल मैं अगर तुम्हें बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क। अगर फोर्स लगाई तुमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे, धक्का दिया या उसको खींचा, अपनी तरफ खींचा, अपने से दूर धक्का दिया, डायरेक्शन बता रहे हो ना, स्पेसिफाई कर रहे हो। दैट्स व्हाई फोर्स इज केप्ट इनटू द वेक्टर क्वांटिटी। जब जैसे टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, ये जो सारी
एंगुलर वेलोसिटी है, और ये जो जितनी भी चीजें हैं वो सभी को कैटेगराइज करते हैं हम वेक्टर वाले कैटेगरी के अंदर। अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मान लो करंट का, इलेक्ट्रिकल करंट की अगर मैं बात करता हूं, तो करंट आप लोगों को पता है किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो क्लॉकवाइज फ्लो किया या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया, तो मतलब डायरेक्शन तो स्पेसिफाई कर रहे हो, करंट की वैल्यू भी होगी कि 2 एम्पियर करंट है या 3 एम्पियर करंट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, ये करंट एक ऐसी चीज है, ऐसा क्वांटिटी है जो ये थर्ड जो हमारा पैरामीटर है वेक्टर का, उसको फॉलो नहीं करता। तो मतलब अगर ये करंट थर्ड पैरामीटर को फॉलो नहीं करेगा तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखेंगे। दैट्स व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये भी लिखा होगा कि करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप मेनली अगर मैं बात करूंगा तो करंट को हम स्केलर की ही तरह ट्रीट करेंगे। टेंसर वगैरह का, टेंसर एनालिसिस का जब लेक्चर पढ़ेंगे तो टेंसर अभी मैं डिफाइन नहीं करा कि टेंसर होते क्या है, ठीक है। सो मेनली हमारे पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, अगर ये तीन पैरामीटर सेटिस्फाई कर रही है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, देन वी विल कीप दैट फिजिकल क्वांटिटी इनटू वेक्टर्स, ठीक है। अब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम उसको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन हम अर्जुन वाले तीर से करेंगे। तीर मतलब एरो, ये वाला तीर अर्जुन महाभारत में जो था, ठीक है। अब ये एरो, ये जो हेड होता है, ये हेड क्या शो करता है कि तीर किस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि ये दिस एरो, जिसको मैं हेड का नेम दे रहा हूं, दिस हेड विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जो भी फिजिकल आपने क्वांटिटी ली है उसकी डायरेक्शन को कौन स्पेसिफाई करेगा, ये हेड। जिस डायरेक्शन में हेड होगा उसी डायरेक्शन में तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी होगी। ये बच गया जो पीछे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पूंछ, टेल, ठीक है। ये उसका पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसलिए उसको हमने टेल बोल दिया। अगर ये कोई पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है मान लो पी, तो ओ से लेकर पी तक हमने डिफाइन कर दिया ओपी वेक्टर, और लेट्स से इसको मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये हमारा ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ए नाम ऐसे रख दिया अपनी मर्जी से, तुम जो मर्जी रखना चाहो वो रख सकते हो। ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन किया मैंने इस एरो से। अब ये एरो का हेड है, वो डायरेक्शन को शो करेगा। यहां से लेकर यहां तक की ये जो लेंथ बनेगी टोटल, ओ से लेकर पी तक की जो लेंथ होगी ना, दिस लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड का मतलब कि ये वैल्यू 10 है, 20 है, 50 है, कितनी है उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करेगा, अमाउंट को डिफाइन करेगा, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा, दिस लेंथ ऑफ द ओपी वेक्टर। समझ आ गया? तो मतलब कि ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेंथ ऑफ द वेक्टर, और ये हेड है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो दो चीजें हो गई हमारे पास, एक तो डायरेक्शन होगी, एक हो गया मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जब मैं पढ़ाऊंगा, आज के लेक्चर में करेंगे हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होते हैं, तो उस टाइम पे देखते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब, अगर ए को वेक्टर बोलना है तुमने, तो ए के ऊपर ये छोटा सा एरो लगा देना है। और अगर नहीं लगाया हुआ, एरो नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब मान लो तुमने ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ ए, इसका मतलब क्या है कि वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। एरो नहीं है, इसका मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एरो लगा दिया तो वो वेक्टर है। अभी एरो लगा दिया तो मतलब कि वो वेक्टर है। और अगर मैग्नीट्यूड को डिफाइन करोगे, अब ये जो दो डंडे लगाए हैं ना, वेक्टर के आगे पीछे दो डंडे लगा दिए, ये डंडे इसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, ठीक। अब ये तो हुई रिप्रेजेंटेशन की बात। अब वेक्टर में एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट वेक्टर जब तक नहीं पता होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपका वेक्टर कैलकुलस आगे आपको बहुत तकलीफ देगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, चलो यहीं पे यूज कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है वन। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर हम उसको बोलेंगे वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, देन दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो सकती है।
डायरेक्शन आप यूनिट वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में ले, मतलब वो तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर हमने किस डायरेक्शन में लिया है। मेनली हम 3 यूनिट वेक्टर चूज करते हैं। हमारे पास स्पेस में 3D स्पेस के अंदर 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। 3 एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती जो डायरेक्शन। ऐसे तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट डायरेक्शन है, जितनी मर्जी डायरेक्शन ले लो, लेकिन मैं अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन की बात करूं, एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन पे डिपेंड ना करती हो, ठीक है, मतलब कि डिपेंड करने का मतलब ये हो गया कि एक डायरेक्शन का कुछ भी हिस्सा दूसरी डायरेक्शन में नहीं होगा, कुछ भी पार्ट दूसरी डायरेक्शन में नहीं होगा, जिसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, दैट यू विल लर्न इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझो, ये पॉइंट को ध्यान रखो कि कोई भी 3D स्पेस के अंदर मेनली 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है, और उसको हम कार्टेशियन डायरेक्शंस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सिस्टम में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, 3 डायरेक्शंस विल बी देयर। तो अगर मैं 3 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा, अगर ये मेरी x डायरेक्शन है, लेट्स सपोज दिस इज y डायरेक्शन, एंड जो आउटवर्ड की तरफ आ रही है ये z डायरेक्शन है, ये 3D प्लेन बना है। तो x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम i कैप बोलेंगे, y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम j कैप बोलेंगे, और z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे k कैप। तो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है। I cap is the unit vector in x direction, j cap is the unit vector in y direction and k cap is the unit vector in z direction। तो ये हुआ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, वेक्टर क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, और यूनिट वेक्टर क्या है। आई कैप, ये जो कैप है ना, तो इसको टोपी पहनाई है तुमने, ये जो टोपी पहनाने के बाद जो वेक्टर बना है, इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोल दिया हमने। तो ये जो के कैप है इसका मैग्नीट्यूड, चाहे देखो तुम एक आई कैप का मैग्नीट्यूड, चाहे देखो जे कैप का मैग्नीट्यूड, ये तीनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 1 होता है। अगर तुमने किसी भी वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया, जैसे मान लो ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया था, तो ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा ए, तो ये मैग्नीट्यूड और इनटू में इसका कर दो यूनिट वेक्टर। अब मतलब ये यूनिट वेक्टर ए कैप, अब ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये अब यूनिट वेक्टर की फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी एक तरह से, कि मतलब यूनिट जो वेक्टर है, दिस यूनिट वेक्टर क्या सिग्निफाई करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिग्निफाइज डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए तुमने यूनिट वेक्टर को चूज करना है। तो मतलब कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, बच गई सिर्फ डायरेक्शन। तो मतलब कि इस ए कैप, जो ए कैप लिखा है, दिस ए कैप विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कि जिस वेक्टर के डायरेक्शन में तुमने यूनिट वेक्टर लिया है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से अगर किसी भी वेक्टर का, लेट सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक्स वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा एक्स, और उसके लिए यूनिट वेक्टर लिख दिया एक्स कैप। तो यहां से अगर एक्स कैप निकालोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वेक्टर डिवाइड बाय एक्स का मैग्नीट्यूड। तो मतलब कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड दैट विल रिप्रेजेंट यू द यूनिट वेक्टर। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हुई। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एंगल बिटवीन वेक्टर, कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करना है तुमने। होता क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको बताने का एक रूल है कि अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो जब भी एंगल बताओगे तो दोनों वेक्टर की या तो एक दूसरे के साथ पूंछ से पूंछ भिड़नी चाहिए, या एक दूसरे का सिर दूसरे के सिर से भिड़ना चाहिए। हेड टू हेड बताना है या टेल टू टेल बताना है। एंड स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल हमने चूज करना है। अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर की इस पॉइंट पे दोनों की पूंछ भिड़ रही है, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा, दिस थीटा विल बी एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब इसी तरह से मेरे पास मान लो ये है ए वेक्टर और लेट सपोज ये है बी वेक्टर, दो वेक्टर बनाया मैंने। तो ए की पूंछ के साथ बी का सिर भिड़ रहा है, टेल ऑफ ए इज कोइंसाइडिंग विद द हेड ऑफ बी। तो इसका मतलब दोनों ही रूल में से
एक भी रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, या तो हेड भिड़ने चाहिए या टेल भिड़ने चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। किसी भी वेक्टर को तुम उसी वेक्टर के पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो 3D स्पेस में कहीं पे भी। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, तो इसको मैं उठा के चाहे यहां रख दूं, ये ए वेक्टर बन गया, इसको चाहे उठा के यहां रख दूं, इधर रख दूं, ये भी ए वेक्टर ही रहेगा, प्रोवाइडेड दैट ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज की ना इसकी वेक्टर की लेंथ चेंज की। तो मतलब कि बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, बिना लेंथ चेंज किए हुए आप उस वेक्टर को किस 3D स्पेस में कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ये पैरेलल शिफ्ट का एक रूल होता है वेक्टर वाले कंसेप्ट में, ठीक है। तो मतलब कि अब यहां पे ये जो टॉपिक है हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनमें एंगल बताना है। तो क्या ये एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा या ये होगा? इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे चाहे ए को पैरेलल शिफ्ट कर दो चाहे बी को पैरेलल शिफ्ट कर दो, बी को उठा के मैं आगे रख रहा हूं, ये उतनी ही लेंथ का बी आगे रख दिया, तो मतलब कि ये बी यहां से शिफ्ट हो गया। अब ये बी आगे अगर शिफ्ट हो गया तो अब ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो मतलब किसी भी वेक्टर को 3D स्पेस के अंदर तुम उसके पैरेलली विदाउट चेंजिंग उसकी डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड शिफ्ट कर सकते हो। अगर ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको उठा के चाहे मैं यहां पटक दूं, चाहे ऊपर रख दूं, चाहे नीचे रख दूं, चाहे मर्जी ले जाऊं, बस डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में अगर ये है तो इसी डायरेक्शन में रहना चाहिए, ना उसकी लेंथ बढ़ाई ना उसकी लेंथ कम की, ठीक है। तो मतलब कि वही रूल हमने यूज करके यहाँ पे ए और बी में एंगल बता दिया, ठीक है। तो ये एंगल बिटवीन ए और बी चूज करने का रूल है हमारे पास। जब एंगल तुम्हें पता चल जाए कि एंगल कैसे चूज करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है वो लिख सकते हो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं इसकी थ्योरी नहीं लिखवा रहा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं वर्बली बोल रहा हूं, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। When two vectors are oriented at some angle with each other in the same sense and those two vectors are representing the two adjacent sides of a triangle, ध्यान से सुनना, if two vectors are representing the adjacent side of a triangle then third side will be the resultant of two vectors। जो दो वेक्टर तुमने एडजेसेंट लिए हैं उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड वेक्टर होगा, एंड जो थर्ड वेक्टर होगा वो उस ट्रायंगल की साइड ही होनी चाहिए, मतलब कि ट्रायंगल को आपने क्लोज करना है, कंप्लीट करना है। प्रोवाइडेड दैट जो दो वेक्टर लिए हैं वो सेम सेंस में होने चाहिए और जो रिजल्टेंट लिया है वो उन दोनों के ऑपोजिट सेंस में होना चाहिए। अब सेंस का मतलब क्या है, किसी को सेंस होती है बात करने की, किसी को सेंस नहीं होती बात करने की। अब उसी तरह से वेक्टर की सेंस होती है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये सारे इधर ही जाना चाह रहे हैं, मतलब ये सारे सेम सेंस में है, भले ही ये नॉन सेंस है लेकिन है सारे सेम सेंस में, ठीक है। तो मतलब कि ये चारों वेक्टर को तुम सेम सेंस वाला या सेम ऑर्डर बोल सकते हो। अगर मैं ये दो वेक्टर लिए और एक वेक्टर ऐसे ले लूं तो मैं इधर जा रहा था लेकिन ये मुंह उठा के उसके ऑपोजिट आ गया, तो इसका मतलब ये जो थर्ड वेक्टर लिया है दिस इज इन ऑपोजिट सेंस टू दीज टू वेक्टर। तो ये सेंस का मतलब समझ आ गया होगा आई गेस कि सेंस किसे बोलना है हमने। अब लो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए वो सेम सेंस में होंगे। ये दो वेक्टर लिए हैं मैंने, दिस इज ए वेक्टर लेट सपोज एंड दिस इज बी वेक्टर। अब ये दोनों सेम सेंस में है और ये ट्रायंगल की किसी एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इनकी जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, थर्ड साइड क्या ये बनेगी। अब ये तुम जा इधर रहे थे, इधर से इधर आना था, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है वो तो ऑपोजिट सेंस में आ गया। यही इस रूल के अकॉर्डिंग है कि रिजल्टेंट विल बी इन द ऑपोजिट सेंस, ठीक है। रिजल्टेंट सेम सेंस में नहीं लेना, रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट सेंस में रहेगा। दिस इज आर वेक्टर और ये जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, दिस विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ए और बी का सम, जिसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है
कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तुम्हारे पास दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। एग्जांपल के लिए एक फोर्स इधर लग रही है F1 और एक फोर्स इधर लग रही है F2। अब इन दोनों फोर्सेस, अगर इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है F नेट, तो ये जो नेट फोर्स होगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें पहले रिजल्टेंट पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें डेरिवेशन नहीं करवा रहा आर वेक्टर का। तो आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कौन सा है, अब ए ये है बी ये है, ए और बी की, ए का सिर और बी की पूंछ कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे मैं डायरेक्टली एंगल को नहीं बता सकता, तो इसका मतलब मुझे किसी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं ए को आगे पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं। लेट्स सपोज ए को आपने पैरेलल आगे शिफ्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज ए वेक्टर, तो दिस एंगल इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो कि ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा कैसा, कैसे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो r होगी, और ये जो दूरी है यहां से यहां तक की वो b है, यहां से यहां तक की दूरी a है, क्योंकि जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना, तो ये जो डिस्टेंस थी वो b डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी b cos थीटा, और ये डिस्टेंस बनेगी हमारे पास b sin थीटा। इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर थीटा है, ये यहां से यहां तक की दूरी b है, तो ये बन जाएगा b cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाली बनेगी b sin थीटा। तो अब r का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, दिस इज a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा, तो ये यहां से यहां तक की दूरी होगी टोटल, और ये b sin थीटा, इसका होल स्क्वायर करोगे प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का अंडर रूट। ये क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो बाहर वाला बड़े वाला ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाला रूल लगाया, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाई है आउटर ट्रायंगल में। ये परपेंडिकुलर है b sin थीटा, और बेस जो पूरा बना है वो बना है a प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मैंने ओवरव्यू बता दिया है, आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हो एक बार अगर करना चाहो तो। अब ये जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब ये इसके साथ एंगल कितना बनाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको ए वेक्टर के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी a थी, और यहां से यहां तक की दूरी b cos थीटा थी। ठीक है, तो ये अगर अल्फा है तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है b sin थीटा डिवाइड बाय बेस है a प्लस बी cos थीटा, ये tan अल्फा हो जाएगा। एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, आर वेक्टर और ए वेक्टर में बीच में एंगल है अल्फा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, जिसमें हमने जो दो वेक्टर थे वो दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द सेम सेंस, देन द थर्ड साइड क्लोजिंग दैट ट्रायंगल इन द ऑपोजिट सेंस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दोज टू वेक्टर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ। नेक्स्ट इज योर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ भी कर सकते हो वैसे तो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर करना है तो। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कि क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हमारे पास जो दो वेक्टर हैं वो किसी, अब ये सेम सेंस में नहीं लिए हमने, वो एडजेसेंट पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इनको पैरेलल शिफ्ट करता हूं, तो ए वेक्टर को ऊपर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये इतना वेक्टर ए वेक्टर होगा, और बी वेक्टर है इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो मतलब ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और ए और बी के बीच में दोबारा से एंगल लिया हमने थीटा, तो मतलब कि आर वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ऐसे बताया है कि जो दो वेक्टर है ए और बी, ये दोनों किसी पैरेललोग्राम की
एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनकी टेल कोइंसाइड कर रही है, ए और बी की यहाँ पे क्या कर रही है, टेल कोइंसाइड, और इसी टेल से जो डायगोनल पास होगा इस पैरेललोग्राम का, वो डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं चाहता हूं कि आपका कम टाइम में कई सारी चीजें हो जाएं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है आई गेस। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ में क्या होता है कि किस जो सारी, अगर मान लो तुम्हारे पास पॉलीगन के कुछ, हमारे पास मान लो 3 वेक्टर हैं, ए, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर सेम सेंस में है और ये किसी पॉलीगन की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो थर्ड साइड हो, जो क्लोज करेगा उस पॉलीगन को, वो वाली साइड ऑपोजिट सेंस में इन तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। आर वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है। अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये यहां से यहां तक की दूरी ए हो जाएगी और वो डायरेक्शन है। अगर मैं इतनी ही लेंथ का ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लूं तो ये वेक्टर हो जाता है मेरा माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास ऐसे वेक्टर बनाए हुए हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। इनकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो ये बताने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे चाहे जिस मर्जी वेक्टर को आप ऑपोजिट सेंस में ले लो अपनी मर्जी से, तो अगर मान लो मैं डी वेक्टर को ऑपोजिट सेंस में बना देता हूं ये, तो अब देखो ए बी और सी ये तीनों सेम सेंस में थे, तो मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो 3 वेक्टर है ये तीनों सेम सेंस में है, तो इनका रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस वाला वेक्टर होना चाहिए। तो अगर ये डी था तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस डी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट सेंस में। अगर दिस वेक्टर इज डी वेक्टर देन इसके ऑपोजिट सेंस वाला वेक्टर क्या होगा, माइनस डी वेक्टर, क्योंकि अगर ये ए वेक्टर है तो इसके ऑपोजिट में जो वेक्टर होगा दिस इज माइनस ए वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड का लिया है, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट की है। तो मतलब कि अगर ये माइनस डी वेक्टर है तो ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस डी वेक्टर। तो माइनस डी को इस साइड ले आओगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होगा। ये आंसर है इसका, ठीक है। तो ये हुआ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं वेक्टर अलजेब्रा को एक तरह से तुम लोगों के लिए रिवाइज करवा रहा हूं। रिवाइज की मतलब कि ये है, आप लोगों ने अब मुझे फर्स्ट टाइम के लिए तो पढ़ नहीं रहे होंगे क्योंकि ये +1 2 में आ जाता है, और आप अभी अगर ग्रेजुएशन के अंदर हो तो ग्रेजुएशन में ये चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से पता होंगी, ठीक है। तो ये मैंने एक तरह से आपकी रिवीजन करवाई है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड भी ज्यादा रखी है इसके अंदर। नेक्स्ट हम डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो 2 टाइप की प्रोडक्ट पढ़ते हैं। इसके बाद जो भी लेक्चर होंगे वो आपका बिल्कुल प्रॉपर उससे स्टार्ट हो जाएगा जो ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है, तो बेसिक मैंने थोड़ा सा स्पीड से करवाया है तुम्हें, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। 2 टाइप की प्रोडक्ट है हमारे पास। पहली है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 वेक्टर को तुम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे तुम लोगों को पता है 2 को 3 से गुणा करने पे 6 आता है, 4 को 3 से गुणा करने पे 12 आता है, ठीक है। तो मतलब ये तो मल्टीप्लीकेशन है, वो तो स्केलर की मल्टीप्लीकेशन है। अब वेक्टर इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं होते। वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन करने के लिए रूल होते हैं, और वो जो रूल है उन्हीं को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्से को बोल दिया डॉट प्रोडक्ट और दूसरे हिस्से को हम नाम दे रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अगर 2 वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई किया कि उनका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, देन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी नोन एज डॉट प्रोडक्ट। ये याद रखना इस चीज को। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट हम अगर मान लो 2 वेक्टर की कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास, मैं डिफाइन कर रहा हूं डेफिनेशन इसकी, तो अगर एक है ए वेक्टर
उसकी डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं बी वेक्टर के साथ, ये जो बनाया ये डॉट है, ए डॉट बी, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दी बी के साथ, तो वो होगी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गए तो स्केलर ही मिलेगा, इनटू कोस थीटा। अब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो थीटा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो याद होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? अमाउंट, क्वांटी, मतलब कितना क्वांटाइजेशन है उसकी, क्वांटिटी है, दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये हुआ डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या होगा, ये मतलब समझते हैं। देखो, अगर मेरे पास एक है, लेट सपोज ए वेक्टर है और इधर है एक बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो दूरी होगी क्या वो दूरी ए होगी? ए का मैग्नीट्यूड होगा। यहां से ये जो दूरी होगी वो दूरी बी का मैग्नीट्यूड होगा। अब तुमने इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वही साइन थीटा कोस थीटा ही लगाना हमने, ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री तो आसान है। अब इसमें अगर मैं कोस थीटा यूज करता हूं तो कोस थीटा किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल में देखो, ये है ओ, और इस पॉइंट को नाम देते हैं P और इसको नाम देते हैं Q। ओ पी क्यू ट्रायंगल में OP जो दूरी है, ये दूरी कितनी होगी? दिस लेंथ विल बी A cos थीटा। कैसे? ये हो गया हाइपोटेन्यूस A, तो हाइपोटेन्यूस है A, ये निकालना है बेस, बेस है OP, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो OP की वैल्यू किसके बराबर आई? A cos थीटा। मतलब O से लेकर P तक की दूरी है A cos थीटा। ठीक है, अब देखो, क्या इसमें यहां से लेकर O से लेकर P तक का ये जो वेक्टर अगर मैं लिखता हूं, तो क्या ये वेक्टर OP वेक्टर B वेक्टर की डायरेक्शन में है? और OP वेक्टर अगर B वेक्टर की डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है OP वेक्टर का? A cos थीटा। इस फॉर्मूले से A B cos थीटा जो है, A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को A लिख रहा हूं, B वेक्टर के मैग्नीट्यूड को B और इनटू में cos थीटा। क्या इसको ये भी लिख सकते हो? A cos थीटा और इनटू में B, क्योंकि ये सारी चीजें तो स्केलर है ना, और वो है किसके बराबर? A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो यहां से A cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई? A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय B। अब तुमने ये ध्यान रखना है, अब ये A cos थीटा क्या है? A cos थीटा इज कॉम्पोनेंट ऑफ A वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर। अब B वेक्टर की डायरेक्शन में है ना, A का कितना हिस्सा B की डायरेक्शन में आ रहा है? अब कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट आ गया वर्ड। अब कंपोनेंट वर्ड तुम्हें समझना पड़ेगा, कंपोनेंट क्या होते हैं। देखो, अगर हमारे पास ये है y डायरेक्शन, ये है x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में i कैप होता है यूनिट वेक्टर और y डायरेक्शन में j कैप यूनिट वेक्टर होता है। अब मेरे पास लेट सपोज एक वेक्टर है जिसको नाम दे दिया मैंने r वेक्टर, ये एंगल बना रहा है थीटा x एक्सिस के साथ। तो इस r वेक्टर का यहां से लेकर इस पॉइंट तक की जो दूरी है, क्या ये दूरी r होगा? r वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या बन जाएगी? ये r है तो ये दूरी बनेगा r cos थीटा और ये दूरी बनेगी r sin थीटा। अब इसका मतलब ये हुआ, ये अगर r sin थीटा है तो यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी भी तो r sin थीटा ही होगी। अगर ये डिस्टेंस दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस r का कितना हिस्सा x डायरेक्शन में है वो r cos थीटा है, और उस r का कितना हिस्सा y डायरेक्शन में है वो r sin थीटा है। ठीक है, अब इसमें कितना हिस्सा या बोलते हैं कंपोनेंट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन भी। प्रोजेक्शन वर्ड इज यूज्ड बेसिकली टू टेल द कंपोनेंट्स। ठीक है, अब प्रोजेक्शन अगर मैं बता रहा हूं, प्रोजेक्शन का मतलब ये भी होता है छाया, छाया का मतलब शेडो। अगर मैं यहां से ऊपर से टॉर्च ऑन करता हूं, तो टॉर्च ऑन किया तो अगर ये आर वेक्टर की एक डंडा है, अगर मान लो इसको आर वेक्टर बोल रहा हूं,
यहाँ से मैंने मान लो ये लेट सपोज ऊपर से टॉर्च ऑन कर दी, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे टॉर्च ऑन किया है, तो इसका कितना छाया यहाँ पे इस दीवार पे पड़ेगी, तो इस डायरेक्शन में होगी ना छाया। और अगर मैं इधर से टॉर्च ऑन करूंगा तो मतलब ये दीवार बना दूं, अगर मैं इस दीवार पे इसकी कितनी छाया पड़ेगी, वो उसका प्रोजेक्शन, उसका कंपोनेंट, उसका हिस्सा हो गया। अब ये वाली डायरेक्शन को y बोल दिया, इसको x बोल दिया, तो इसका कितना हिस्सा, कितनी छाया x में आई है, उसको हम कंपोनेंट या प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो इस r वेक्टर का x डायरेक्शन में कितना हिस्सा है, r cos थीटा, और इस r का y डायरेक्शन में कितना हिस्सा है, r sin थीटा। तो इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2D। अब ये तो 2D के अंदर बनाए हैं, इसी तरह 3D के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब r वेक्टर का x डायरेक्शन में r cos थीटा हुआ और y डायरेक्शन में r sin थीटा। हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर दी मैंने। तो अब ये जो a cos थीटा है, अब a वेक्टर का कितना हिस्सा b की डायरेक्शन में आ रहा था, क्या वो a cos थीटा था, ये वाली वैल्यू a cos थीटा है। a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। मतलब कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो प्रोजेक्शन बता रहा है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, या कंपोनेंट बता रहा है। तो इसका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि व्हाट डॉट प्रोडक्ट विल रिप्रेजेंट, दिस विल रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है। तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट की बात। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स समझ लेते हैं कि रूल्स क्या क्या है हमारे पास। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा था। आई कैप डॉट आई कैप करना है। आई कैप यूनिट वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, दूसरा भी आई कैप है उसका मैग्नीट्यूड भी 1। आई कैप भी इधर है, आई कैप भी इधर है, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा 0, कोस 0 डिग्री। वैल्यू कितनी हो गई, कोस 0 1 होता है तो 1। इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप, इसी तरह के कैप डॉट के कैप, इसी तरह आई कैप डॉट आई कैप, उसकी निकाल ली हमने वैल्यू, ये तीनों 1 होती है। अब आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का 1, कोस, अब आई कैप इधर है, जे कैप परपेंडिकुलर है उसके वाई डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा कोस 90। कोस 90 कितना होता है 0। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। एक चीज और, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होगा। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये आगे पीछे की प्रोडक्ट दोनों बराबर होगी, ए को बी के साथ डॉट करो चाहे बी को ए के साथ डॉट करो, हमेशा वैल्यू सेम आएगी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। फाइनली ये जो पूरी वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो अब यहां से तुमने क्या सीखा, अगर मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, वो है ए बी कोस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0, कोस 90 हमेशा 0 आएगा ना। ए और बी के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, टू परपेंडिकुलर वेक्टर, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी 0। इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है देन दोज टू वेक्टर्स हैव dot product equal to 0, then those two vectors will always be said as orthogonal vectors। तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर की एक तरह से डेफिनेशन होगी कि ऑर्थोगोनल वेक्टर होते क्या है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ऑर्थोगोनल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, कॉम्यूटेटिव लॉ, आई डॉट जे, जे डॉट के, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। कंपोनेंट की बात हो चुकी है। नेक्स्ट फर्दर वी विल मूव टुवर्ड्स क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट की जगह नेक्स्ट लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर उसको हम बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट,
ठीक है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट नाम दे दो या वेक्टर प्रोडक्ट नेम दे दो। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। एक वेक्टर है ए, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं बी वेक्टर के साथ। अब ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, ये हमेशा जो भी वैल्यू देगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी, पहले तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया, अब साइन थीटा की जगह आ जाएगा, कोस थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा। अब ये पूरी वैल्यू तो अभी तक क्या है, स्केलर वैल्यू, इसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, उससे जो वैल्यू मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे देन यू विल गेट ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे देन यू विल गेट ए स्केलर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना। अब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि ए और क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप किधर होगा, ए की डायरेक्शन में होगा, बी की डायरेक्शन में होगा, ए के परपेंडिकुलर होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा, या दोनों के परपेंडिकुलर होगा? यस, द लास्ट ऑप्शन, ए एन कैप इज द परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब एन कैप की अगर डायरेक्शन बतानी है तो इसकी डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से तुम डायरेक्शन बताओगे किसकी, एन कैप की। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या सौदा आ गया, अगर ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, दिस डायरेक्शन इज आई कैप, दिस डायरेक्शन इज जे कैप, और आउटवर्ड डायरेक्शन डॉट को बोल देता हूं मैं के कैप, बाहर की तरफ। ये जो डॉट के बाहर सर्कल लगाया ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन को, ए बी। अब ए क्रॉस बी अगर करना है तुमने, ए क्रॉस बी करना है, तो उसके लिए डायरेक्शन अगर बताना चाहते हो तो कैसे बताओगे? ए की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड को पहले ए की डायरेक्शन में रखो। फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर है, तो पुट योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of first vector, then curl towards second vector, second vector की तरफ कर्ल करो। A से B की तरफ कर्ल कर रहे हो, इधर कर्ल की फिंगर, then thumb will give you the direction of n cap। तो n cap किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। बाहर कौन सी डायरेक्शन है, k cap। तो मतलब A क्रॉस B से जो वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ना A की तरफ होगी ना B की तरफ होगी, वो आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो वो A के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देन A क्रॉस B अगर K कैप की डायरेक्शन में तुम्हें दे रहा है, अगर मैं पूछूं फिर B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में होगा? अब फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हमेशा राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? अब B क्रॉस A की डायरेक्शन बताते टाइम फर्स्ट वेक्टर इज B वेक्टर, तो B की डायरेक्शन में रखा फिंगर्स को, A की तरफ कर्ल किया, थंब किधर गया, इनवर्ड। तो अगर बाहर वाली डायरेक्शन K कैप है प्लस Z है, तो अंदर की तरफ माइनस Z हो जाएगा, तो माइनस K कैप डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो B क्रॉस A, अब देखो A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है मियां। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हुई है तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, ये बात एकदम सच है। ठीक है, तो ये जो सेकंड लिखा है दिस इज ट्रू, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा था, उसमें तुम यूज कर सकते हो इस चीज को। अब नेक्स्ट जो इसमें हमें कंसेप्ट जानने की जरूरत है वो यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर मैं इसमें हम यूज करते हैं साइक्लिक रूल, यहां लिख रहा हूं मैं साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल ये है, और वो साइक्लिक रूल में आई जे और के से वापस आई, ये साइकिल चलेगा। अगर तुम आई से जे की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई से जे की तरफ आए तो आगे कौन सा आ रहा है, के कैप, आई क्रॉस जे के कैप मिलेगा, के क्रॉस आई, चलो जे क्रॉस के कर देते हैं पहले, जे क्रॉस के, तो जे से के की तरफ गए तो आगे कौन सा आ रहा है, आई कैप, के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप, उसके आगे कौन सा आ रहा है, जे कैप। अब किसी को भी ऑपोजिट कर दो, आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। अब जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप।
तो मतलब अगर ऑपोजिट सेंस में जा रहे हो, आई से जे नहीं, अब जे से आई चले गए तो के नहीं आएगा, माइनस के आएगा, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर हुआ। अगर मैं एक ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा? अगर ये ए वेक्टर है, क्या दूसरा ए वेक्टर भी इधर ही होगा? दोनों में एंगल कितना? 0। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0। अगर 0 हुआ तो ए का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे ए का मैग्नीट्यूड ए, साइन एंगल दोनों के बीच में 0, थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, साइन 0 0, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज 0। और अगर एंटी पैरेलल होता तो ये ए वेक्टर, ये होता है बी, ये होता अगर बी वेक्टर, एंगल कितना है दोनों में? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री एंगल हुआ उस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 180, साइन 180 0 होता है, साइन 0 0 होता है। मतलब कि ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0। ये है तुम्हारा 2000 का नोट। ठीक है, तो मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर रहे हो दो पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर की, वो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, मतलब अगर जिन दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनको हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर नाम दिया था ना, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन, जिसमें आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ये हमने सब सारी चीजें हैं वो पढ़ ली है। अब किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का जो रूल होता है, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, तो वो जो डिटर्मिनेंट मेथड है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।